Hello, my dear student of Standard 9th. Welcome back once again. And today we will continue with our chapter number 11. This is part 2. And yesterday we had, in our last session, we had completed 7 short question answers. Now today we are going to cover 7 give reasons. And in third part, I am going to cover, there are 4-5 short notes and the MCQ one. That will be the going to be the part of the third part. So let us begin with the explain the following statement, and here is your first one. So friends, here it is written, judiciary is the foundation of democracy. See, talking about a democratic country, तो जुडिशरी उसका फाउंडेशन कैसे हो सकता है? और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी होना ही चाहिए. विदाउट जुडिशरी डेमोक्रेसी तो पॉसिबल करना, मतलब डेमोक्रेसी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है. ओके, सो जुडिशरी इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन establishes the democratic republic wherein the judiciary is given the responsibility of protecting the fundamental rights from the arbitrary action of the government. देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अफकोर्स एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री माना जाता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को एक पावर दिया है जिसके अकॉर्डिंगली वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है. ओके, तो किसी भी कंट्री में अगर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, डेट मीन्स वहाँ के लोग हैप्पी हैं, ठीक है, उनका अपनी जुडिशरी पे विश्वास बना रहता है. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड द होल पॉइंट एंड देन आई विल एक्सप्लेन. It has power of judicial review, whereby it examines the constitutionality of the law and the constitutionality of the law. I think मैंने 2 बार गलती से लिख दिया है. And the constitutional amendments enacted by the legislature as well as the action of the executive. It declares such laws, constitutional amendment and executive actions unconstitutional which are not in conformity with the constitution. बहुत सारे हैवी वर्ड्स थे, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ. देखो, जुडिशरी चाहे ना, अदालत जो होती है वो अपने खुद के जजमेंट को भी रिव्यू कर सकती है. वो ये चेक करती है कि जो मिनिस्टरों ने जो कानून बनाया हुआ है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जा रहा है या नहीं जा रहा है. अच्छा, एग्जिस्टिंग कानून में उन लोगों ने जो अमेंडमेंट किए हुए हैं, जो लेजिस्लेचर बॉडी ने जो मतलब अमेंडमेंट किए हुए हैं, तो वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है. ठीक है. और जब भी वो कोई नया लॉ बनाते हैं, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच नहीं होता है, तो वो उसको मतलब उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं. ओके, वो ये भी चेक करते हैं कि जो भी कानून बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही जाना चाहिए. ठीक है. इट रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, देयर बाई प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द स्टेट. सो यही नहीं, जो हमारा जुडिशरी है वो हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स भी सॉर्ट आउट करता है. एंड लोगों का और स्टेट का विश्वास किस पे होता है? जुडिशरी पे होता है, क्योंकि जब तक हमारी जुडिशरी स्ट्रांग है, हम लोगों को एक तरह से मतलब एक फीलिंग रहती है कि हाँ, अब हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड गिव रीजन, द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन. तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियंस है, यानी उसकी मतलब रक्षा करता है. एंड इवन हमारे सिटीजन्स की भी एक तरह से हमारे प्रोटेक्टर है. प्रोटेक्टर कौन? जो हमको बचाता है. और गार्डियंस कौन? यूजुअली मदर पेरेंट्स के अलावा अगर आपको कहीं किसी और के अंदर रहते हैं, नाना नानी अंकल्स जो भी हैं, उनको हम लोग गार्डियंस कहेंगे. ठीक है. बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर सच लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एग्जीक्यूटिव एक्शन और जुडिशरी डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल विच आर नॉट कंफर्मेटिव विद द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है. सुप्रीम कोर्ट चाहे ना तो ऐसे किसी भी कानून को या फिर कानून के अंदर किए हुए बदलाव या कोई भी ऐसा एक्शन जो मतलब हमारे मिनिस्टर्स ने या उनकी बॉडीज़ ने लिया हुआ है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर मैच नहीं होते हैं तो वो उसको
रिमूव कर सकती है। ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। नाउ पॉइंट नंबर 2, द सिटीजन हैव बीन गिवन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सिटीजन के पास कौन सा पावर है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर सिटीजन को लगता है अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स या नॉर्मल राइट्स के साथ कोई वायलेशन हो रहा है, देन ही और सी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, whereby they can approach the Supreme Court for the protection of their rights. As I already explained this, the Supreme Court issue right to protect the fundamental rights of the citizen. So Supreme Court किस लिए बैठा हुआ है? हमारे fundamental rights को protect करने के लिए। And in this way, बाकी तो क्वेश्चन है, the Supreme Court is the protector and the guardians of the constitution and fundamental rights of the citizens. Okay. As you can see on your screen, the High Court occupied a key position. तो एक हाई कोर्ट जो होता है वो उसकी मतलब जो पोजीशन होती है बहुत ज़रूरी होती है, की पोजीशन है। क्यों मैं ऐसा कह सकता हूँ? नाउ लिसन, देयर आर सर्टेन 4 पॉइंट्स एंड देयर इज अ डायग्राम इन बिटवीन। तो पहले हम लोग चलो ये समझते हैं क्या है। एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमारी जुडिशरी मतलब जुडिशरी सिस्टम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई हुई है। The structure of the Indian judiciary is a pyramidal and as shown in the diagram given below. So आपको जो डायग्राम दिया गया है इसमें टॉप पे आप लोग सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो। इन सेंटर यू विल फाइंड हाई कोर्ट एंड यू विल फाइंड लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, तालुका कोर्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या शो करता है? वेल इट शोज कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पे है, जो यूजुअली कंट्री में एक ही होता है। हाई कोर्ट होता है जो यूजुअली हर स्टेट में यूजुअली एक है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं जो डिफर करते हैं। चलिए, द सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, वेयर एज द हाई कोर्ट एज द इंटरमीडिएट लेवल एंड फंक्शंस एट द स्टेट लेवल। उसके नीचे वाले लेवल पे हाई कोर्ट आता है जो यूजुअली स्टेट लेवल पे काम करता है। द हाई कोर्ट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड सर्व एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखो ये जो हाई कोर्ट होता है ये मतलब ऐसे लिंक काम करता है किसके बीच में? ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट को भी देखता है और नीचे लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी देखता है। तो उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है। ओके, दस हाई कोर्ट ऑक्यूपाई ए की पोजीशन इन द इंडियन जुडिशरी, इसलिए उसकी पोजीशन बहुत ही की मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेल इट्स अ क्वेश्चन, लोक अदालत हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देखो ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी अदालतें हैं, बट जो लोक अदालत है ना वो मतलब लोग अब ज़्यादा इसको प्रिफर करते हैं। ओके, लोक अदालत, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, बट सिंस अगेन आपका आंसर तो वही का वही रहेगा कि लोक अदालत इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है। सो हियर आर सम ऑफ द पॉइंट्स। नंबर 1, द जुडिशरी प्रोसेस इन इंडिया इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। द पुअर यूज टू फील पिंच ऑफ द डिक्टम डेट जस्टिस डिले डिनाइड। ओके, इसका कहने का मतलब क्या है? इंडिया में अगर हम लोग जानते हैं ना, अगर आपने मूवी देखी है जोली LLB 2, तो इसमें आपको ये दिखाया गया है कि इंडिया में जो होता है ना जुडिशल प्रोसेस होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। डिसीजंस आने में सालों लग जाते हैं और ऊपर से ये हमारा टाइम तो वेस्ट करता है ये, प्लस बहुत खर्चीला प्रोसेस है क्योंकि लॉयर्स की फीस एंड ऑल डेट। तो गरीब आदमी जो है इंडिया में यूजुअली तो ये सब इन चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, वो सब ये सब चीज़ें नहीं हैंडल कर सकते। ऊपर से उतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, उनको प्रॉपर लॉ का नॉलेज नहीं होता है, और एक तरह से जस्टिस में डिले तो ये एक तरह से बुरी बात ही मानी जाएगी क्योंकि जो लेट आया हुआ जस्टिस भी कभी कभी किसी काम का नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें मतलब ये एक पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। ओके, नंबर 2, लोक अदालत वेर इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द पुअर एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जबकि जो लोक अदालत बनाई गई है इसको क्यों बनाया गया है? वेल इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो सोसाइटी में
जो मतलब बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं, पुअर लोग रहते हैं, वीकर सेक्शन, कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, इनको स्पीडी जस्टिस मिले, इनको बहुत जल्दी जस्टिस मिले। एंड यही नहीं, इनका जो जस्टिस है वो इनएक्सपेंसिव भी होना चाहिए, मीन्स उनको कोई वकीलों के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वेल, लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट। The procedure of the Lok Adalat is informal judges presiding over this court negotiate settlements and arrival at compromise which is satisfactory both the parties. देखो यहाँ पर जो जजेस होते हैं ना, वो कोई ऑफिशियल जजेस नहीं होते, इनफॉर्मल जजेस होते हैं। वो कोई लॉ पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी हो सकते हैं, पुलिसमैन हो सकते हैं, कोई वकील भी हो सकता है। तो ये सब क्या करते हैं, दोनों पार्टियों को एक तरह से बिठाते हैं और दोनों की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। और इसमें कोई केस जीतता नहीं है, कोई केस हारता नहीं है, बट एटलीस्ट दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं और बाद में वो अपने अपने काम में लग जाती हैं। देयरफॉर लोक अदालत हैव बिकम अ सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन फॉर द कॉमन पीपल। इसीलिए लोक अदालत एक सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बना है। क्यों? क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग तो बिल्कुल नहीं है, और यूजुअली इसके जो डिसीजन आते हैं वो दोनों पक्षों को मानने पड़ते हैं और दोनों पक्षों के लिए बहुत सही भी हैं। ठीक है, आई गेस ये भी आपको क्लियर है। नाउ लेट अस मूव टू द गिव रीजन नंबर 5. So, let me read the question first. The functioning of the judiciary is a boon in case of negligence by the legislature and executive. फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो अगर जो जुडिशरी है उसका जो मतलब काम करने का तरीका है वो एक तरह से वरदान बन जाता है लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव के, अगर वो लोग निगलिजेंस यानी ठीक से काम ना करें। अगर हमारे लेजिस्लेचर डेट मीन्स हमारे जो लीडर्स होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव जो हमारी मतलब स्टेट गवर्नमेंट में सीएम की कैबिनेट मिनिस्ट्री, और अगर सेंट्रल लेवल पे तो पीएम की कैबिनेट मिनिस्ट्री, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो उस टाइम पे जुडिशरी का रोल बहुत ही बढ़ जाता है। सो हमको अभी ये डिस्कस करना है। पॉइंट नंबर 1, एट टाइम लेजिस्लेचर एनेक्ट द एंटी पीपल लॉज एंड निगलेक्ट द पब्लिक वेलफेयर। कभी कभी क्या होता है कि संसद में जो मतलब हमारे एमएलए या एमपी होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, पब्लिक से उनका कोई लेना देना नहीं होता और कुछ ऐसे कानून बना देते हैं जो लोगों के अगेंस्ट में हो। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है आपको, क्योंकि उनके पास मेच्योरिटी है। ओके, सिमिलरली द inaction and the corruption as a part of the administrative machinery means negligent behavior. इवन जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो क्या है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इन एक्शन में, एंड करप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का, और इस तरह से मतलब क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है। तब हम लोग क्या करेंगे? नाउ नंबर 3, पब्लिक interest litigation PIL is an instrument of the judicial activism. Judicial forces them to rectify the faulty laws and take the actions against the irresponsible officers. Thereby it serves the interest of the common people and give them justice. देखो फ्रेंड, यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी इंसान एक चिट्ठी लिख के PIL डाल सकता है, जिसको हम लोग पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन कहेंगे। ये एक तरह से मतलब जुडिशरी को मतलब बोलता है कि आप अपनी जुडिशरी को कहता है कि आप प्लीज़ इनसे कुछ कहिए, और इनको मतलब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तो इनका आप कुछ कीजिए। एंड फिर एक इंक्वायरी होती है, एंड इंक्वायरी में देखा जाता है कि क्या वो सच में गुनहगार हैं, और ठीक है, अगर वो गुनहगार है तो उनको फिर पनिशमेंट भी हो सकती है, नहीं है तो फिर उनको नॉर्मली रहना पड़ेगा। इन दिस वे द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी इज अ बून इन द केस ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो अपनी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो पावर्स में जो मिनिस्टर्स हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी PIL डाल के इनकी बैंड बजा सकता है। वेल, मैं आपको एक केस शेयर करूँगा। आज से 1 साल पहले इन 2019 इन दिल्ली देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन। पराली जो मतलब आसपास में जो फार्मर चलाते हैं उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा दिल्ली गैस चैम्बर बन गया। तभी किसी एक बंदे ने दिल्ली के वो मतलब उन्होंने एक लेटर लिखा, PIL डाला
कि ये कैसी गवर्नमेंट है जिसके अंडर में हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट फटकार लगाई थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी शायद, आम आदमी पार्टी, एंड फिर उन लोगों ने कुछ स्टेप्स लेने शुरू किए। Okay, students, so let us move to the sixth number of give reason. The Supreme Court is considered as a court of record. देखो फ्रेंड्स, अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूँ ना, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कह सकते हैं, मगर स्टेट लेवल पे भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगर एग्जाम में इसको थोड़ा ट्विस्ट करके सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट कर दूँ तो आपको मैं क्या क्या चेंजेस करने होंगे मैं आपको सेम पॉइंट से बताते जाऊँगा। पॉइंट नंबर 1, द जजमेंट डिलीवर बाय द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड। देखो जितने भी जजमेंट आते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट उन सबका रिकॉर्ड रखता है। तो क्या हाई कोर्ट ये चीज़ें नहीं करता है? ऑफकोर्स वो करता है। आपको बस सुप्रीम कोर्ट की जगह, सुप्रीम की जगह हाई को रिप्लेस कर देना है अगर इन केस हाई कोर्ट आता है तो। पॉइंट नंबर 2, दिस जजमेंट आर बाइंडिंग टू ऑल द कोर्ट्स एंड सिटीजन्स। अब ये सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे तो सभी कोर्ट में आ जाएगा, लेकिन अगर ये हाई कोर्ट होता तो ये जजमेंट अंडर द स्टेट, अंडर द हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन भी आ सकता है एंड ऑल डेट स्टेट के अंदर भी आ सकता है। नंबर 3, द रिकॉर्डेड जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन अ केस लॉ डॉक्यूमेंट विच कैन बी सिटेड बाय एनी कोर्ट ऑफ द इंडिया। तो यही हाई कोर्ट के साथ भी हो सकता है। हाई कोर्ट का कोई डिसीजन होता है वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में माना जा सकता है। आई डोंट थिंक इसमें कोई गलत बात है, सही चीज़ है ये। नंबर 4, disregard the decision and the judgment in the regarded as the contempt of the court which is punishable according to the law। देखो कई बार क्या होता है कि जजमेंट और डिसीजन सुनाने के टाइम पे कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो कोर्ट के फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं, जिसे हम लोग अदालत की तौहीन या फिर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कहेंगे। इन दिस वे सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मगर वो स्टेट लेवल पे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। एंड नाउ दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेवंथ गिव रीजन। सो लेट मी गो थ्रू द 7 numbers of गिव रीजन एंड देन आई विल come to you. See, the judge of the Supreme Court cannot practice law in any court after the retirement. सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट होने के बाद कहीं पे भी लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब ये कानून सुनने में तो अटपटा लगता है, बट ये है क्या, लेट्स सी। नंबर 1, द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिसिंग लॉ बाय द जज आफ्टर द रिटायरमेंट इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस बरकरार रहे, इसके लिए ही हम लोगों ने ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जज जो है वो रिटायरमेंट के बाद कहीं पे भी अपनी सर्विस एज ए जज, एज ए लॉयर वो कहीं पे नहीं दे पाएगा। इसके पीछे का रीजंस क्या है वो हम लोग समझते हैं। इफ़ द रिस्ट्रिक्शन वेयर इज नॉट इम्पोज द रिटायर्ड जज विल अपीयर एज लॉयर। अगर मान लो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो रिटायर्ड जज क्या करता, वो उसको फिर लॉयर बनना पड़ता। पैसे तो सबको कमाने या नहीं कमाने। इन कोर्ट ओवर विच दे प्रिसाइड बिफोर द रिटायरमेंट, मतलब ये अब उसी कोर्ट में जा रहे हैं जहाँ पे वो पहले जो जज रह चुके हैं, समझ रहे हो। एंड द सिटिंग जज वेयर कलीग्स ऑफ द जूनियर ऑफ द रिटायर्ड जज, और जो सामने जो उनके जो जज बैठे होंगे वो उनसे जूनियर ही होंगे, ऑफकोर्स उनके बाद में आए होंगे। नाउ द सिटिंग जज वेयर द कलीग्स एंड द जूनियर्स ऑफ द रिटायर्ड जज दे विल बी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिटायर्ड जज। और इनको तो क्या लगे, हाँ ये मेरे सर हैं, ये मेरे सीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अपनापन आता है ना, तो लेकिन कानून में अपनापन की कोई जगह नहीं होती है। और इससे क्या होता है, फिर कानून की जो डिसीजन देने की जो प्रोसेस होती है उसमें डिस्टर्बेंस आता है। दे विल अनड्यूली इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिटायर्ड जज, दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट फियर एंड फेवर। देखो जज को हमेशा ना बिना किसी डर के और बिना किसी अपनेपन के डिसीजन देने होते हैं, लेकिन अगर मान लो जो रिटायर्ड जज होकर बाद में लॉयर बनता है तो वो उनके सामने आएगा तो उनके अंदर क्या होगा कि हाँ ये मेरे सीनियर हैं, मेरे सुपीरियर हैं, तो उनके प्रति उनको फेवर आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए उनको नहीं रखा गया है। एंड एट लास्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस अनएथिकल सिचुएशन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी प्रैक्टिस लॉ इन एनी कोर्ट इन इंडिया आफ्टर देयर रिटायरमेंट। सो अपने रिटायरमेंट के बाद ये कहीं पे भी एज ए लॉयर अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे।
Students, I already told you, I already informed you yesterday that आप अपनी जब CW कंप्लीट कर रहे हो तो मेक श्योर कि थोड़ा इंस्टॉलमेंट में करो. अगर आप लोगों ने यू कैन से आंसर इन शॉर्ट 7 लिख दिए हैं, सो वेल एंड गुड. टुडे इज़ द टाइम कि आप लोग जैसे लेक्चर ख़त्म होता है आप लोग ये 7 की रीजन भी लिख दो. बाकी 4-5 शॉर्ट नोट और MCQ हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देख लेंगे. एंड देन फिर मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा. जब तक आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो और लिख लो, है ना. लिखने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ज़्यादा और अच्छे से याद होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर मी टू साइनिंग ऑफ. So standard 9 student, chapter number 11 part 3 on the way. It will become soon. And thanks for listening. And as always, bye everyone.